हेलो दोस्तों, फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जालेंद्रा फाइनेंस के अंदर। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, यानी कि 2023 के अंदर आप कैसे अपनी फाइनेंस की प्लानिंग कर सकते हैं। और इस चीज़ के बारे में दोस्तों आप लाखों वीडियो देखते हैं, यानी कि इतनी वीडियो देखते हैं कि कैसे न कैसे करके आपका जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो अच्छे से अच्छी हो पाए, यानी कि आपका जो फाइनेंशियल प्लान है उसमें मतलब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाए, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट की जाए जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिले। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें या फिर क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें, इसके अलावा या फिर स्टॉक में इन्वेस्ट करें या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट करें, यानी कि इन्वेस्टमेंट का भी मतलब काफ़ी तरीके हैं। कौन सा तरीका सबसे अच्छा रहता है, इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, कितना ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। और आपको मैं बता देता हूँ, इस चैनल पे लगातार फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिलेंगी, चाहे वो बजट से रिलेटेड हो या इसके अलावा जो फाइनेंशियल प्लानिंग हो या फिर इसके अलावा जो भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेंगी आपको। तो हमारे साथ में ऐसे ही जुड़े रहें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके साथ में इस टाइप की वीडियो और भी लेके आता रहूँगा। तो दोस्तों, वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही हमारे साथ में सपोर्ट बनाए रखें। तो इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ, यानी कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसमें सबसे मोटी मोटी यानी कि 3 चीज़ सबसे ज़्यादा डिपेंड करती हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है? सबसे पहली चीज़ है दोस्तों जो एक आपका जो इमरजेंसी फ़ंड होता है। सबसे पहले इमरजेंसी फ़ंड होता है, उसके बाद में दोस्तों आपकी सेविंग होती है, सेविंग फ़ंड, और उसके बाद में आपका होता है इन्वेस्टमेंट। यानी कि 3 फंड ज़रूरी हैं दोस्तों। सबसे पहले आपकी जो इमरजेंसी फ़ंड है, यानी कि जो आपकी यानी कि आपातकाल में जो आपके यूज़ होने वाला है, जैसे कि आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है, यानी कि हेल्थ में जो आपका पैसा लगने वाला है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद में ये जो सेविंग आती है, इन्वेस्टमेंट आती है, सभी के बारे में दोस्तों आपको जानने को मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले जो आपको मैं बता देता हूँ, इमरजेंसी फंड में दो चीज़ होती है दोस्तों। आपको पता है इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस में क्या है? ये है आपकी लाइफ इंश्योरेंस होता है और एक होता है हेल्थ इंश्योरेंस। आपको पता है दोस्तों, ये सारी चीज़ आपको लगेगा घिसी-पिटी चीज़ है, यानी कि इंश्योरेंस के बारे में बता रहा है, यही सही जो हमने पहले भी वीडियो में देखी हुई है, तो आप ये चीज़ सोचोगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखनी है। आपको कुछ ऐसे-ऐसे पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपको लंबे टाइम में बहुत ही ज़्यादा आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। और जो आपकी फाइनेंशियल की प्लानिंग होगी 2023 की, यानी कि इस साल से आपकी जो फाइनेंस की प्लानिंग होगी वो बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती होगी, जो कि आपके लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। जो आपको पता है दोस्तों, इंश्योरेंस के मामले में आपको पता है कि हाँ भाई, आपके 2 तरह के इंश्योरेंस होते हैं लगभग। ज़्यादातर हम लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं या फिर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। और आपको मैं बता दूं, लाइफ इंश्योरेंस क्या कितने ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। अब ये आप सोचोगे भाई, हम लाइफ इंश्योरेंस में अपना पैसा लगाने के बजाय हम या करें कि गोल्ड में इन्वेस्ट कर दें, या फिर इससे अलावा कि हम स्टॉक मार्केट में लगा दें, क्रिप्टो में लगा दें, तो आपको कितना ज़्यादा नुकसानदायक होगा। अब आप सोचो यार दोस्तों, जो ये लाइफ इंश्योरेंस होता है वो किस लिए होता है? आपके मतलब ये है कि आप खुदा न खास्ता आपको कुछ हो जाता है तो उसके बाद में जो आपको पैसा दिया जाता है, यानी कि आपकी फैमिली को जो पैसा दिया जाता है, उससे आपकी फैमिली को हेल्प मिले, जिससे कि आपकी जो फैमिली है आगे डेवलप कर सके। तो इस चीज़ के लिए ये इन्वेस्टमेंट की जाती है, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस किया जाता है। अगर आप सोचोगे भाई हम स्टॉक के अंदर पैसा लगा देते हैं, अब क्या पता आप 60 साल की उम्र से पहले एक्सपायर हो जाते हैं, यार कहना नहीं चाहिए पर ये है, आप अगर 60 साल से पहले एक्सपायर हो जाते हैं तो वही है कि इतना जो आपने इन्वेस्ट किया है तो उसका फ़ायदा क्या हुआ दोस्तों। अब इतनी कम उम्र में कोई मतलब कुछ हो जाता है तो उसमें क्या है कि लाइफ इंश्योरेंस सबसे ज़्यादा बढ़िया चीज़ होती है, क्योंकि आप पता ही है कि दोस्तों, जो लाइफ इंश्योरेंस के बाद में जो आपको एक प्रॉपर अमाउंट दी जाती है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। वो आपकी डिफरेंट होती है, यानी कि किस टाइप का आप इंश्योरेंस लेते हैं, टर्म इंश्योरेंस लेते हैं या कि आप होल लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, यानी कि कितनी भी उम्र के बाद में आप एक्सपायर होते हैं तो कुछ भी होता है तो आपको उतना अमाउंट में पैसा दिया जाएगा। कुछ होता है कि भाई आपको 60 साल की उम्र से पहले पहले की बात होती है, तो अलग अलग होते हैं दोस्तों इसमें। और दूसरी चीज़ है दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस। अब हेल्थ इंश्योरेंस क्या है भाई, आपको ये 2 चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस में क्या है, अब आप देखो कि बीमार हो जाते हैं, बीमार होने के बाद में आपकी जो सेविंग है वो बिल्कुल सारी ख़त्म हो जाती है आपकी, अगर आपके पास में हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस में क्या है दोस्तों, आपके पास में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें क्या, जैसे आपके फैमिली मेम्बर कितने हैं उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे आपके फैमिली मेम्बर टोटल आप 5 हैं, तो उसमें क्या है, हर एक मेंबर का कम से कम 2 लाख से 3 लाख का
हेल्थ इंश्योरेंस होना ज़रूरी है, यानी कि 5 मेंबर हैं तो आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो सालाना 10 लाख का होना ज़रूरी है। क्योंकि आपको पता है हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ये इससे अलावा ये अलग चीज़ है कि आप स्टॉक में इन्वेस्ट करें या फिर आप एफडी करवाएं या पीएफ, ये सारी अलग चीज़ हैं। आपको सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में देखना है, उसके बाद में ही और किसी चीज़ पे आपको जाना है। तो उसके बाद में बात की जाए तो जो बेस्ट वे है, अब हम आएंगे इन्वेस्टमेंट पे, यानी कि गोल्ड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो कौन सा आपको करना चाहिए, यानी कि भी फिजिकल गोल्ड लें या फिर डिजिटल गोल्ड लें, कौन सा गोल्ड सबसे अच्छा रहेगा, किस टाइप के गोल्ड में हम इन्वेस्ट करें। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पता है मेकिंग चार्ज कितना हो जाता है, यानी कि मेकिंग चार्ज अलग है, जीएसटी अलग है, और इसके अलावा मतलब काफ़ी चार्ज हो जाते हैं अगर आप फिजिकल गोल्ड लेने जाते हैं। तो इसके अलावा फिजिकल गोल्ड का भी ऑप्शन हट गया, वही मतलब ये है कि फिजिकल गोल्ड नहीं लेना चाहिए। और इसके अलावा अब आता है डिजिटल गोल्ड। दोस्तों डिजिटल गोल्ड पे भी अलग अलग तरीके के टैक्स लगते हैं, यानी कि आपको ये बता दो कि फिजिकल गोल्ड भी नहीं लेना आपको, ना ही डिजिटल गोल्ड लेना। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा अच्छा सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। उसमें आपको इसका भी कुछ अलग पैरामीटर होते हैं दोस्तों, कि यानी कि इस बॉन्ड में आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा रहता है। तो दोस्तों इसमें क्या है, अगर आप 5 साल से ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा जैसे आप 2 साल के लिए, 3 साल के लिए या फिर 4 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप डिजिटल गोल्ड को प्रेफर करें या फिर फिजिकल गोल्ड को प्रेफर करें। अगर 5 साल से ज़्यादा आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को ही इन्वेस्ट करें, यानी कि इस गोल्ड के अंदर ही आपको इन्वेस्ट करना है। और उसके बाद में आता है आपकी जो मेन जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि आप करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में आप अपना रिटर्न कैसे बढ़ा सकते हैं। आपको पता है दोस्तों करंट अकाउंट पे तो आपको कुछ भी रिटर्न नहीं दिया जाता है, पर सेविंग अकाउंट में जो आपको 2.5 से 3% तक मिलता है, 2% तक मिलता है, तो आपके पास में एक फैसिलिटी होती है। तो आप ऑटो स्वीप की जो फैसिलिटी होती है उसके थ्रू आपको जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में 6% तक का रिटर्न मिल जाता है, यानी कि एफडी के बराबर आपको रिटर्न मिल जाता है करंट अकाउंट में और सेविंग अकाउंट के अंदर। तो आपको ऑटो स्वीप की फैसिलिटी ज़रूर लेनी चाहिए, जिससे कि आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा, यानी कि सीधा कि यानी कि इसमें कोई फ़र्क नहीं होता, आप कैसे ही पैसे निकालें, कितने भी डिपॉजिट करें, कितना विड्रॉ करें, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा आप अगर ऑटो स्वीप का ऑप्शन की जो फैसिलिटी लेते हैं। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर करनी है। और दोस्तों अब हम बात करें तो यानी कि दोस्तों म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो क्या तरीका होना चाहिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखें आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के अंदर ही इन्वेस्ट करना है, यानी कि आपको किसी भी अदर बेनिफिशियरी, यानी कि जैसे कि आप कंपनी का सहारा नहीं लेना, जो भी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड होते हैं उसी में आपको इन्वेस्ट करना है। क्योंकि आपको पता है आप किसी कंपनी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें क्या है, उसकी सर्विस का 1% या 2% चार्ज लेते हैं, या फिर आपको कहेंगे कि भाई हम आपके लिए प्रॉपर रिसर्च करेंगे, आपके लिए रिसर्च करके आपको इन्फॉर्म करेंगे, सर्विस के बारे में बताएंगे। तो वो क्या है कि 1%, 2%, ये जो आपको 1% लग रहा है ना दोस्तों, ये जो लंबे टाइम में आपको देखने को मिलेगा 1% भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। जो आपका 1%, आधा परसेंट, 2% में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो आप इस वजह से आपको डायरेक्ट जो म्यूचुअल फंड होते हैं उन्हीं में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आप ये भी नहीं चाहते, भाई आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड नहीं करना चाहते, यानी कि म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो आप क्या करें, जो आपके इंडेक्स फंड होते हैं जैसे कि सेंसेक्स है, निफ्टी 50 है, ये दोस्तों जो इंडेक्स फंड होते हैं इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये जैसे कि आप सबसे पहले तो आपके लिए प्रेफरेंस है कि आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। अगर चलो आप नहीं कर पाते, यानी कि डायरेक्ट में नहीं करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, जो आपके इंडेक्स फंड होते हैं, सेंसेक्स है, निफ्टी है, इनमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको किसी भी चक्कर में नहीं पड़ना, यानी कि कंपनी के चक्कर में, सर्विस के चक्कर में। तो उसमें क्या है, आपको 1%, 2% का नुकसान देखने को मिलेगा, और ये लंबे टाइम में 1-2% आपको काफ़ी बड़ी अमाउंट बन जाती है। जैसे ही आप 20 साल, 25 साल, 30 साल तक लगातार इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, तो आपको इस चीज़ से बचना है। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या फिर आप इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यार मैं आपको बता देता हूँ, आपने अगर अभी तक यार वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही जेन्युइन कंटेंट लेके आते रहेंगे। और अब हम बात करें यार रिटायरमेंट प्लानिंग की। अब आप सोचो यार अभी उम्र ही क्या हुई है रिटायरमेंट प्लानिंग की, अभी 25 साल तो हुई है, 30 साल हुई है, अभी क्या रिटायरमेंट प्लान लेके करेंगे क्या। यानी कि दोस्तों आपको जो रिटायरमेंट प्लानिंग है वो स्टार्टिंग से ही करनी है, यानी कि एंड है, यानी कि 25 की उम्र में आप नहीं करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, 30 की उम्र में ही कर लेनी, यानी कि रिटायरमेंट की प्लानिंग आप करते हैं 25 से 30 की उम्र में आपको कर लेनी है। चाहे वो आपकी कितनी अमाउंट होती है वो आप पे डिपेंड करता है।
जो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आपके पास में पता है कितना जो बढ़िया ऑप्शन दिया है सरकार ने, एनपीएस का जो नई स्कीम है तो नेशनल पेंशन स्कीम के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आप जो एक रिटायरमेंट का बहुत ही अच्छा प्लान है, जिसमें आपको मतलब उसमें क्या है कि आपको डिपेंड करता है कि कितना परसेंट आप इक्विटी में डालते हैं, कितना परसेंट अलग, यानी कि जितना परसेंट आप इक्विटी में डालते हैं तो उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट देखने को मिलता है। और ये 2-2.5% और भी ज़्यादा हो जाता है, जो आपका पीएफ होता है उससे 2-2.5% और भी ज़्यादा होता है। तो रिटायरमेंट प्लान आपको स्टार्टिंग से ही सोच के रखना है, यानी कि एट द एज, यानी कि 30 की उम्र में, 25 से 30 की उम्र में आपको सोच के रखना है कि हमें रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है शुरुआत से ही, जिससे कि आपको आगे जाके कोई दिक्कत ना मिले। तो इस चीज़ के लिए आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा बात करें, आप सोचोगे गोल्ड में इन्वेस्ट करें या फिर स्टॉक में या फिर म्यूचुअल फंड में, कितना इन्वेस्ट करें, यानी कि कितना पार्ट ऑफ आपकी जो मनी है उसको कितना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, कितना गोल्ड में या फिर कितना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। तो सबसे पहली चीज़ है आपकी एज कितनी है। जैसे आपकी एज है 25 साल, अब सीधा आपको 25 को माइनस करना है 100 से, अब 75% आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है। इस तरीके से आप अपना आकलन कर सकते हैं, यानी कि आपकी उम्र 30 है तो आप 100 में से 30 यानी कि 70% आप इक्विटी में कर लगाते हैं। यानी कि जितनी ज़्यादा, मतलब कितनी उम्र आपकी कम है, जितनी छोटी उम्र से ही आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उतना ही आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे इक्विटी के अंदर, क्योंकि इक्विटी के अंदर ही ज़्यादा रिटर्न आपको मिलते हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो वो रिस्क की एपिटाइट भी कम होती जाती है, कि हम बड़ी उम्र के बाद में क्या होता है कि हम ज़्यादा रिस्क नहीं ले पाते हैं, तो हम सिर्फ जो ऑप्शन होते हैं उसी पे जाते हैं, यानी कि जो एफडी वगैरह है या फिर म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड भी है थोड़ा इन्वेस्टमेंट जो आसान है, यानी कि उसमें जो रिस्क है कम होता है, पर जो ज़्यादा रिस्क होता है वो इक्विटी के अंदर होता है। तो कम एज में हमको इक्विटी के अंदर ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों आप इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्टॉक में, म्यूचुअल फंड में और गोल्ड में। और दोस्तों आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके एक एक डाउट को अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। और दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे कि जो कोई भी हमारी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।